If you like the video, please subscribe Gyan Vigyan channel and press the bell icon for getting all new notifications on your phones. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम पता करें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमको क्या बोलते हैं। तो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख रखा है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफर, एनीथिंग। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि एनर्जी को आप ना पैदा कर सकते हो ना उसको आप मार सकते हो। उसको आप क्या कर सकते हो? एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हो या चेंज कर सकते हो। एक फॉर्म टू अनदर फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि आप काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज कर सकते हो। कैसे? हीटर एक एग्जांपल ले लो, उसमें आप क्या करते हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्विच ऑन किए और उसको आपने हीट एनर्जी में चेंज कर लिया। फिर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में चेंज कर सकते हो। कैसे? आपने स्पीकर्स ले लो कि आपने जो ऑन करते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो आप? माइक्रोफोन जो आप अपने ईयरफोन्स में यूज़ करते हो माइक्रोफोन बोलने के लिए, उसमें क्या होता है? आप अपने साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हो। ठीक है। फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं कि आप उसको एक फॉर्म टू अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हो। जैसे आप इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में चेंज करोगे। फैन, आपने इलेक्ट्रिकल का पंखा स्विच ऑन किया, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो गया। ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल को लाइट एनर्जी में किया, आपने बल्ब लगाया, इलेक्ट्रिकल ऑन किया, स्विच कुछ भी, और आपने इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब ऑन कर दिया। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कि आप एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो, लेकिन आप कोई भी एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। तो वही होता है कि समेशन ऑफ टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और एनी एनर्जी, कोई भी आप एनर्जी लो, फ्रिक्शनल एनर्जी लो, पोटेंशियल एनर्जी लो, जितनी भी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, सबका जो है एक एक कांस्टेंट आता है। वैल्यू जो होती है हमेशा कांस्टेंट होती है, ये कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है? दो एनर्जी हम पढ़ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम फ्रिक्शन ऑफ द एयर, फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस, फ्रिक्शन सबको अगर हम रिड्यूस करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस समेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये जो साइन है समेशन का है, मतलब जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है सबको यहाँ प्लस कर दिया और सब जितनी काइनेटिक एनर्जी इसको प्लस कर दिया। अब ये दोनों को प्लस करके जो हमेशा होगा रिजल्ट क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। ठीक है। आप एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को इसमें दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो, लेकिन उसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि हम कैसे काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करते हैं या पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करते हैं। ठीक है। उसके कुछ एग्जांपल्स देख ले। तो मैंने सबसे पहले जो आपको बो एंड एरो बोला था, तो उसमें बो एंड एरो में क्या होता है कि आपने एक बो लिया। ठीक है। आपने एक बो लिया, आपने पहले इनिशियल स्टेज में रखा, फिर आपने वो बो को क्या किया? स्ट्रेच किया, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गया। फिर आपने जैसे इसको छोड़ा तो क्या हुआ? ये एरो जो है बाहर निकल गया। ये एरो एकदम स्पीड में ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगा, तो वो क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। ठीक है। फिर आप देखोगे कि आपने एक स्टोन को ऊपर से रिलीज किया, जैसे आपने यहाँ पे एक हाइट में से स्टोन को रिलीज किया। ठीक है। तो यहाँ से आपने जब रिलीज किया नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसकी हाइट लगातार डिक्रीज हो रही है। उसका मतलब हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, उसका मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग एंड द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि अब जैसे जैसे नीचे आ रही है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ेगी तो हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होता है। वेलोसिटी बढ़ रही है तो स्क्वायर के टर्म में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh होता है। mgh, एच जैसे जैसे डिक्रीज कर रहा है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है। तो क्या कर रहा है? पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। और एक एग्जांपल ले लो कि आपने जो रिवर में देखा होगा, वो जो स्टोर करके रखते हैं डैम में पानी को, समझ लो डैम में स्टोर किया हमने, यहाँ से एक होल बना देते हैं और यहाँ पे एक टरबाइन लगाते हैं। क्या करते हैं ना, हमने जो एनर्जी को स्टोर करके रखा है, पानी को रोक के रखा है, उसको हम यहाँ से निकालते हैं, एक होल बनाते हैं। ठीक है। और यहाँ से निकालते हैं और टरबाइन होती है, टरबाइन के ब्लेड्स में डालते हैं डायरेक्ट। उससे क्या होती है कि इसकी जो
ये हमने जैसे ही छोड़ा, ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाए क्योंकि मोशन में आ गया वाटर। वाटर जैसे ही मोशन में आ गया काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। अब जो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वाटर की, वो ये ब्लेड जो ये टरबाइन का ब्लेड है उस पर स्ट्राइक करेगी और ये अपनी एनर्जी टरबाइन में ट्रांसफर कर देगी। जो ये क्या करेगा, ब्लेड को फिर स्पीड में घुमाने लगेगा। अब जैसे स्पीड में घुमाने लगा, यहाँ पे एक आर्मेचर होता है, ठीक है, वहां पे वो क्या करता है, वो अपने इलेक्ट्रिकल, ये जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो वो आगे एक चैप्टर है, मैं उसको बताऊंगा क्या होता है, मैग्नेट्स होते हैं, कैसे होता है, सब कुछ बताऊंगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। पहले यहाँ पे ये समझिए कि जो हम पढ़ रहे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी यही है कि मैंने इसको यहाँ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर था, मैंने इसको यहाँ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जैसे ही छोड़ा, रेस्ट में था, ये मोशन में आ गया तो काइनेटिक एनर्जी में आ गया। जैसी मोशन में आया काइनेटिक एनर्जी में, हमने उस काइनेटिक एनर्जी को यूज कर लिया टरबाइन को ब्लेड को घुमाने के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब हम जो पढ़ने वाले एनर्जी के बाद वो क्या है, पावर। पावर क्या होता है, तो पावर को हम डिफाइन कैसे करेंगे, पावर को हम जो डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम पावर बोलेंगे। और जहां भी रेट का टर्म आ गया, आप समझ लीजिए रेट आ गया, तो उसको हम हमेशा टाइम के फॉर्म में ले, टाइम से हमेशा डिवाइड करते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब किस रेट पे हम वर्क को कर रहे हैं, किस मतलब आप समझ लीजिए किस स्पीड में कर रहे हैं, किस तरीका से कर रहे हैं। रेट के मतलब टाइम के हिसाब से हम कैसे कर रहे हैं, कितना फास्ट हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है, तो वो हम कैसे पता करेंगे। तो पावर को हमने डिफाइन किया है, वर्क डन बाय टाइम टेकन, ठीक है, वर्क डन बाय द बॉडी बाय टाइम टेकन टू डू दैट वर्क, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पावर, ठीक है। और पावर का जो यूनिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉट। अगर आप यहाँ पे जूल पर सेकंड आएगा, इसका जो आएगा जूल पर सेकंड, क्योंकि जूल वर्क डन का जूल है और पावर टाइम का सेकंड होता है, तो जूल पर सेकंड बोलिए, ये हम इसको बोलते हैं वॉट, ठीक है। ये भी हमारे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जेम्स प्रीस्कॉट वॉट, ठीक है, ये हमारे साइंटिस्ट है, उनके नाम पे रखा गया है वॉट। पावर का जो यूनिट है उनके नाम पे रखा गया है वॉट, ठीक है। पावर की जो यूनिट होती है क्या होती है, वॉट, ठीक है। तो अगर हम इस देखिए, अगर आपको वर्क डन निकालना है, अगर आपको पावर और टाइम दिया तो इससे आप निकाल सकते हैं। क्या होगा, अब जैसे आप पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम है, तो अब यहाँ से वर्क डन निकालने बोल दिया आपको, और पावर और टाइम दिया, तो आप कैसे निकालेंगे, पावर इंटू टाइम, इससे आपका वर्क डन भी निकल जाएगा, ठीक है। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपने देखे होंगे सब वॉट के रेटिंग में होता होगा, 5 वॉट 6 वॉट, आपने सुना भी होगा CFL आप जो यूज़ करते हो 5 वॉट का ले रहे हो, 9 वॉट का ले रहे हो, 18 वॉट का ले रहे हो, वॉट के हिसाब से आता है, ठीक है। जितना ज़्यादा वॉट होता है उतना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है बॉडी, ठीक है। तो जो हमारा ये, इसको जनरली हम जो मैकेनिकल टर्म में यूज़ करते हैं, जो हमारा पावर के लिए यूज़ करते हैं वो हॉर्स पावर यूज़ करते हैं, ठीक है, हॉर्स पावर। और ये हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना वाट होता है पता है आपको, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट होता है। ये हमेशा याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर आगे जाएंगे तो आपको ये सब काम आएगा कि हॉर्स पावर में दिया रहेगा, अगर वॉट में कन्वर्ट करना है तो आपको इतना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है, ठीक है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ये हमेशा याद रखेंगे आप, ठीक है। ये किलोवाट आवर जो है ये हमारे इलेक्ट्रिकल का जब हमको बिल निकालना होता है ना, तब हम इसको यूज़ करते हैं किलोवाट आवर क्या होता है। उस समय मैं आपको इलेक्ट्रिकल का जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा ये किलोवाट आवर को हम आप अपने से अपने घर का कितना आपका पैसा आना चाहिए, सही है ले रहे हैं कि नहीं इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले, वो आप पता कर पाओगे। तो ये किलोवाट आवर याद रखेंगे कि उसका इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है, ठीक है। अब फैक्टर अफेक्टिंग पावर, अब 2 फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं पावर को, वो क्या है, अमाउंट
ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स एंड टाइम टेकन बाय सोर्स टू डू वर्क। ठीक है, तो ये कैसे कैसे इफेक्ट करता है देख लीजिए। अगर आप पावर इज इक्वल टू, आपने क्या लिखा था, वर्क डन बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो पावर जो है वर्क से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जैसे वर्क डन आप बढ़ाओगे वैसे ही पावर बढ़ेगा, लेकिन जैसे आप टाइम बढ़ाओगे वैसे ही पावर डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग पावर है, फैक्टर्स अफेक्टिंग पावर। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का न्यूमेरिकल और वर्क डन का भी न्यूमेरिकल करेंगे। कुछ मैंने न्यूमेरिकल लिख रखा है, तो स्टार्ट करते हैं आज। जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। फोर्स नहीं भी बोला होता तो हमको पता चल जाता है, न्यूटन यूनिट दिया मतलब वो क्या होगा, फोर्स का होगा। तो हम यहाँ क्या लिख लेते हैं, पहले हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन डेटा जितना भी रहता है। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो, गिवन डेटा लिखो पहले। फोर्स इज इक्वल टू 200 न्यूटन, यूनिट से ही पता चल रहा है फोर्स का है, यूनिट है। मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, तो डिस्टेंस लिख लेंगे हम। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 2 मीटर। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैलकुलेट द वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है हमारा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव्ड इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो फोर्स हमने कितना दिया है, आप पहले यूनिट देख लो, दोनों एसआई में है, ए बी न्यूटन है, ए बी मीटर है, मतलब दोनों स्टैंडर्ड यूनिट एसआई यूनिट में। तो हम क्या करेंगे, 200 न्यूटन फोर्स दिया इंटू 2, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 400 न्यूटन मीटर आएगा। आएगा क्या, न्यूटन मीटर आएगा, आज से बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, वर्क डन का क्या होता है यूनिट, जूल, तो जूल। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 400 जूल। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि यहां पे लिखा है कि a बॉडी ऑफ मास 5 kg। तो इसमें क्या दे दिया इन्होंने, मास दे दिया है, बॉडी का मास दे दिया है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे गिवन डेटा लिख लेंगे। ठीक है, तो गिवन डेटा क्या है, मास इज इक्वल टू 5 kg इज टेकन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 3 मीटर टू 6 मीटर। अब ये 3 मीटर से लेके 6 मीटर की उसको लेके गया 6 मीटर तक। ठीक है, तो H1 हाइट 1 जो हमारा 3 मीटर है और हाइट 2 हमारा क्या है, 6 मीटर। ठीक है, फाइंड द इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा है, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, अगर हम देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, चेंज इन अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, मास इंटू ग्रेविटेशनल इंटू चेंज इन हाइट। ठीक है, ये हमेशा याद रखेंगे, ये फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो क्या होगा, मास इंटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंटू चेंज इन हाइट। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा हमारा, मास आपका कितना दिया हुआ है 5 kg का, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे देखो लिखा हुआ है G इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर kg लिखना है हमको, तो हम यहाँ 10 लेंगे। और चेंज इन हाइट कितना है, चेंज इन हाइट कितना है, H2 माइनस H1 करना पड़ेगा, क्योंकि 6 मीटर और 3 मीटर, तो हाइट 6 मीटर बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 5 इंटू 10 इंटू 6 माइनस 3। इससे क्या होगा हमारा आंसर, 5 इंटू 10 इंटू 6 माइनस 3, तो 150 जूल पोटेंशियल एनर्जी है। एनर्जी का यूनिट जूल होता है। एक्चुअली में इसने क्या बोला है कि आपका जो ये एक बॉडी है, जो ये 5 kg का बॉडी है, वो पहले से 3 मीटर की हाइट पे रखा हुआ है, ये आपका सरफेस है समझ लो नीचे,
यहाँ से इसकी हाइट 3 मीटर पहले ही है। फिर इसको चढ़ा के इन्होंने यहाँ पे ये 6 मीटर में ले गए, ठीक है। तो ये दोनों की चेंज, ये हाइट, ये दोनों का चेंज इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताएगा। कितना हाइट इंक्रीज कर रहा है उससे हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी पता चलेगा। इसको आप दूसरे फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते तो कि आप करते पोटेंशियल एनर्जी 1, इसमें क्या होगा आपको mgh, इसमें आपको चेंज नहीं, तो इसमें क्या पता चल रहा है, मास आपको दिया हुआ है 5 kg, आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 10 दिया और हाइट आपका कितना है पहला वाला केस में 3 मीटर, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी 1 हमारा पहला जो है वो कितना आएगा 5 3 से 15 150 जूल, ठीक है। और अगर आप दूसरा में जाओ फिर ये 6 मीटर के लिए भी निकालना पड़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी 2, तो mgh1h2, ठीक है। तो mg5 इंटू 10 इंटू h2 हमारा कितना है 6, तो इससे ये कितना आ गया 300 जूल आता है। तो अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फिर हम निकालते हैं, तो क्या होता है PE2 माइनस PE1, ठीक है। तो इससे हमारा कितना निकलता 300 जूल माइनस 150 जूल इज इक्वल टू 150 जूल। उतना ही आता, इतना आपको ज़्यादा स्टेप नहीं करना पड़ा। स्टेप ज़्यादा इसमें है कि आपने फिर पहले पोटेंशियल एनर्जी, ये तो क्योंकि कांस्टेंट है, मास और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कांस्टेंट है, ठीक है। तो इससे हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं, हमारा ये फॉर्मूला है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज mg इंटू चेंज इन हाइट। जो आपको हाइट दी है वो दोनों को आप माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। दूसरा न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। अब हम तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा न्यूमेरिकल हमको क्या बोलते हैं, तीसरा न्यूमेरिकल जो है वो क्या लिखा है, देखिए पढ़िए आप। अ पंप इज यूज टू लिफ्ट 100 kg ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल। तो क्या है, मास दिया हुआ है हमारा 100 kg, गिवन डेटा पहले लिखेंगे हमेशा, ठीक है। और फ्रॉम अ वेल 60 मीटर, तो आप समझ लीजिए आपका वेल है और यहाँ से आपको पानी निकालने बोला गया है। तो ये जो हाइट हमारी कितनी निकल जाएगी, फिर 60 मीटर की हाइट हो गई, क्योंकि हमको यहाँ से निकालना है। तो हमारी हाइट कितनी हो गई, हाइट हमारी 60 मीटर की हो गई। लिफ्ट 100 kg ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल 60 मीटर डेप इन 20 सेकेंड। टाइम भी दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स, ठीक है। जो टाइम भी दिया हुआ है हमारे को, ठीक है। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, हम इसको निकाल सकते हैं। ए आपका आ गया, हमको पहला निकालना क्या है, और इसमें दिया है कि फोर्स ऑफ इफ अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन 1 kg इज 10 न्यूटन। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी 1 kg में अगर 10 न्यूटन दिया है, ठीक है, तो हमारा कितना होगा 100 kg में कितना होगा 1000 न्यूटन। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा न्यूटन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा फोर्स, न्यूटन किसका है यूनिट है, फोर्स का, तो फोर्स हमारा कितना हो गया 1000 न्यूटन निकल गया, ठीक है। अब हमको पहला क्या निकालना, वर्क डन। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला है, फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव्ड इन द अप्लाइड फोर्स, तो डिस्टेंस, ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस यहाँ पे कितना, हाइट जितना है उतना मूव करेगा, और फोर्स हमको 1000 दिया हुआ है। 1000 इंटू डिस्टेंस मूव कितना है 60, तो हमारा कितना आ गया 60,000 आंसर आ गया जूल वर्क डन, ठीक है। अब इसमें बोला पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वाटर। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वाटर, कि आपका वाटर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वाटर कैसे निकलेंगे, mgh, ठीक है, mgh, ठीक है। तो आप पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वाटर निकालना है, तो आप क्या, इसका हाइट आपको पता है कितना हाइट होगा पोटेंशियल एनर्जी, इसमें ये वाटर में स्टोर होगा जितना यहाँ वाटर है। तो हाइट हमको 60 दिया हुआ है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमारा कितना है, यहाँ देखेंगे आप, मास ऑफ वाटर दिया हमको, ये मास ऑफ वाटर है ना, तो मास ऑफ वाटर हमने कितना लिया है, यहाँ मास ले लीजिए आप 100, मास आपका 100 हो जाएगा। यहाँ पे मास इज इक्वल टू कितना हो गया, आपको 100 दिया है मास, मास चलिए 100 हो गया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है 10 होता है, हम 10 ही लेते हैं, ठीक है। 9.8 होता है, लेकिन हम उसको कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से 10 लेते हैं। और हाइट अपना कितना है 60, क्योंकि यहाँ पे जितनी वाटर कवर इकट्ठा है 60 मीटर में, उतना ही उसी का हमको पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितना निकलना पड़ेगा। तो ये अपना कितना आ गया 60,000 जूल, या इसको हम बोल सकते हैं 60 किलो जूल, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, तीसरा हमको क्या बोला गया है वहां पे, तीसरा जो हमसे पूछा गया है वो कितना है, पावर स्पेंड।
पावर का हमने फॉर्मूला पीछे देखा, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाय टाइम। ठीक है, तो वर्क हमने निकाला कितना पिछले, वर्क हमने निकाला 60,000। ठीक है, पंप का वर्क हमने निकाला 60,000 डिवाइड बाय टाइम कितना दिया हुआ है, 20 सेकेंड्स का टाइम दिया हुआ है। तो अगर हम इसको रिड्यूस करते हैं तो कितना आएगा, 3000 जूल। तो इसको हम लोग 3 किलो जूल भी बोलते हैं। ठीक है, और पावर रेटिंग ऑफ द पंप, अगर हम एफिशिएंसी मानते हैं 100% है, कोई भी चीज़ की अगर वो 100% एफिशिएंट नहीं होता है, लेकिन अगर हम मानते हैं 100% एफिशिएंसी है, तो उसका पावर रेटिंग क्या होगा, 3 किलोवाट। जो हमने यहाँ पे निकाला पावर, वही उसका पावर रेटिंग होगा। ठीक है, अगर 100% एफिशिएंसी है तो। ठीक है, आज हम टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो आज हम इसी में वीडियो ख़त्म करते हैं। वर्क, पावर, एनर्जी हमने ख़त्म कर लिया है आज। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल्स कर लिए हमने, इसका मतलब सब खत्म कर लिया है आज। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ सीखने मिला हो तो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।